प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष के छात्राओं, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक टॉपिक लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र है। डेमोक्रेसी के बारे में हमने जो वीडियो बनाया था, वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन है वह डेमोक्रेसी है। इसमें जनता की पूर्ण भागीदारी होती है, सत्ता निरंकुश नहीं होती है, सत्ता के केंद्र अनेक होते हैं, सत्ता विकेंद्रित होती है, अर्थात सत्ता का केंद्र कोई एक बिंदु नहीं होता है। और विश्व के अधिकांश देशों में आज यह व्यवस्था कायम है, परंतु इसके विपरीत आधुनिक युग में यह लोकतंत्र अधिनायक तंत्र में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। दुनिया के अधिकांश देश किसी न किसी रूप में तानाशाही व्यवस्था को अपना रहे हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अनेक राज्यों में आजकल निरंकुश शासन व्यवस्थाओं का बोलाबाला होता जा रहा है। विद्यार्थियों, यह लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत व्यवस्था है। जहां लोकतंत्र में शक्ति का बंटवारा होता है, वहीं तानाशाही व्यवस्था अथवा अधिनायक तंत्र व्यवस्था अथवा डिक्टेटरशिप में शक्ति का बंटवारा ना होकर शक्ति का केंद्रीकरण होता है। शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाती है और वह अपनी शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिनायक तंत्र के जो टाइप यदि हम चर्चा करें, इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करें, तो इसके दो प्रकार हमें दिखाई देते हैं। एक प्राचीन अधिनायक तंत्र और एक अर्वाचीन अधिनायक तंत्र। प्राचीन अधिनायक तंत्र से हमारा तात्पर्य प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्था या तो विशेष संकटों के मुकाबला करने के लिए, लोक कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होती थी। अर्थात कोई विशेष संकट आ जाता था जब प्राचीन काल में, तो संपूर्ण शक्ति का केंद्र किसी एक राजा के अधीन होकर अथवा कोई बहुत ज्यादा विशेष प्रजा का यदि कल्याण करना है, तो उस अवस्था में भी राजा अधिनायक तंत्र के रूप में दिखाई देता था और संकट का सामना करता था अथवा लोक कल्याण का कार्य करता था। और इस अवस्था में, इस व्यवस्था में प्राचीन अधिनायक तंत्र को हम देख सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है अर्वाचीन अधिनायक तंत्र का, अर्थात मॉडर्न डिक्टेटरशिप का। आधुनिक समय में, आधुनिक काल में इस अवस्था से, इस व्यवस्था से स्वेच्छाचारिता का
अथवा अत्याचारी शासन का बोध होता है। इसमें राज्य सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती है और शासन सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ही चलता है। ऐसी अवस्था में उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। आधुनिक अधिनायकों को राष्ट्रीय संकट के समय नहीं चुना जाता, अपितु वे तो प्राय आकस्मिक राज्य क्रांति के फलस्वरूप अपनी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात राजनीतिक स्थिति का यहाँ आधार शक्ति और बल प्रयोग के आधार पर होता है और वो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते हैं। अधिनायक तंत्र में राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है और वह स्वयं को राज्य का मूर्त रूप समझता है। एलन बाल विद्वान ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और शासन में आधुनिक अधिनायक तंत्र के दो रूप माने हैं। पहला सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र और दूसरा स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र की जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, वो प्राय निम्न प्रकार से मानी जा सकती है। पहली, सिद्धांत यह है व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधियों के सभी पहलुओं से सरकार राजनीतिक रूप से संबद्ध होती है। विद्यार्थियों, दूसरी इसकी विशेषता है एक ही दल राजनीतिक तथा विधिक रूप से प्रभावी होता है। तीसरी, सैद्धांतिक रूप से ही सुस्पष्ट विचारधारा होती है जो इस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक सक्रियता का विनियमन करती है। चौथी विशेषता इसकी जो है, चौथा इसका जो लक्षण है वो यह है कि न्यायपालिका तथा जनसंपर्क के साधनों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। और अगली पांचवी इसकी जो विशेषता दिखाई देती है वो यह है कि जनता के भाग लेने तथा जनता की स्वीकृति से शासन का वैधीकरण हो जाता है। इस प्रकार से यह मॉडर्न आधुनिक तंत्र में सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र की लक्षण है। दूसरा इसका जो प्रकार है मॉडर्न अधिनायक तंत्र का, वो है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र ही दिखाई देता है। और स्वेच्छाचारी शासन एक अस्थायी शासन है जो औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के अभाव में पैदा होता है। स्वेच्छाचारी शासन तंत्र के जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उनका वर्णन मैं इस प्रकार कर रहा हूं। पहला, इसके अंतर्गत मुक्त राजनीतिक प्रतियोगिता यानी अर्थात राजनीतिक दल और चुनाव पर महत्वपूर्ण पाबंदियां लगी होती। दूसरा, कम्युनिज्म या फासिज्म जैसी विचारधारा का यहां अभाव होता है। तीसरी, राजनीतिक अनुरूपता तथा आज्ञाकारिता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ताधारी बहुधा जोर जबरदस्ती तथा बल प्रयोग पर अधिक जोर देते हैं। इसके अलावा चौथी जो विशेषता है वो ये है कि नागरिक स्वतंत्रताओं की
अनुमति बहुत कम दी जाती है और जनसंपर्क के माध्यमों तथा न्यायपालिका पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि अक्सर सेना ही आकस्मिक राज परिवर्तन या स्वतंत्रता के औपनिवेशिक युद्ध के फलस्वरूप अपनी सत्ता को प्राप्त कर लेती है या हथिया लेती है। इसके अलावा राजनीति पर एक गुट का एकाधिकार स्थापित हो जाता है, उसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यदि हम बात करें कि स्वेच्छाचारी शासन या सत्ता के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो उसके अंतर्गत जो देश हमें दिखाई देते हैं वो ये है युगांडा, लीबिया, नाइजीरिया इत्यादि। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि स्वेच्छाचारी शासन पद्धतियों को तीसरी दुनिया का पर्याय नहीं माना जाना चाहिए। इसके बाद हम इसके जो फीचर हैं, जो इसके साइलेंट फीचर हैं, जो इसके लक्षण हैं, उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं वो ये है कि पहला, एक तो ये लोकतंत्र का संपूर्ण विरोध करता है। लोकतंत्र ये विरोधी होता है। और दूसरा इसका जो लक्षण हमें दिखाई देता है वो यह है उदारतावाद का भी विरोधी होता है। और तीसरा इसका जो लक्षण होता है वो यह है कि वह शक्ति में विश्वास करता है, हिंसा में विश्वास करता है। और इसके अलावा यह तानाशाही व्यवस्था को अधिक महत्व देता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी विरोधी होता है। और इसके अलावा इसकी जो विशेषता दिखाई देती है वो यह है कि यह उग्र राष्ट्रवाद को जोर देता है। इसके अलावा यह सर्वाधिकारवाद पर जोर देता है और एक दलीय शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। विदेशी विद्वान न्यूमैन ने अधिनायकवादी राज्य के 5 लक्षण बताए हैं। पहला, यह एक पुलिस राज्य है। दूसरा, इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। तीसरा, इसमें एक सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है। और चौथा, इसमें सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण होता है। पांचवा, ये नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। पीटर मर्कल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूट एंड चेंज में अधिनायकवाद के निम्न लक्षणों की ओर ध्यान दिलाया है। पहला, यह असाधारण सत्तायुक्त अर्ध देवतुल्य एक नेता वाला शासन है। दूसरा, सरकारी प्रशासन में समाज के समस्त संगठनों के नियंत्रण के रूप में विशिष्ट ढंग से संगठित और भावात्मक समर्पणता वाला एक यह मास वाला दल है। और तीसरा, शिक्षा व्यवस्था तथा जनसंपर्क के सभी माध्यमों पर प्रचार का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। और चौथा है, आतंक और भयभीत करने की यह सुपरिष्कृत व्यवस्था है। इस प्रकार से ये अधिनायक तंत्र के साइलेंट फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप दिखाई देती है। लोकतंत्र विरोधी, उदारतावाद वाली शासन व्यवस्था का विरोधी, शक्ति और हिंसा में विश्वास, तानाशाही को अत्यधिक महत्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी, उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा, सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा, एक दलीय शासन। यदि हम बात करें भारतीय विद्वान वेनी प्रसाद जी की, तो वो इसके जो लक्षण बताते हैं वो ये है, यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सैनिकवाद की ही उपज है। इसमें नेता अपने को राष्ट्रीय एकता तथा भावनाओं का प्रतीक मानते हैं। प्राय इसकी एक विशिष्ट सामाजिक विचारधारा होती है। यह आंतरिक दिशाओं को सुधारने के स्थान पर युद्ध और जनता का ध्यान केंद्रित करता है। यह आंतरिक विद्रोह को दृढ़ता के साथ
दबा देता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये लोकतंत्र के प्रकार और लोकतंत्र के विरोधी शासन में अधिनायक तंत्र के प्रकार और अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है और अधिनायक तंत्र के क्या लक्षण हैं, अगली जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत हम अधिनायक तंत्र के क्या कारण होते हैं इसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।